देखिए ये बात एक आप नोट कीजिए, जैसे कि कहा आपने कि अंबरनाथ में 24 घंटा पानी है, उसके अलावा अंबरनाथ देखते ही देखते एक ऐसा शहर बन गया जिसको अपना रिंग रोड मिल चुका है। बिल्कुल। आज अंबरनाथ को कनेक्ट करने के लिए हर वे से हाईवे है, और वहीं पर हम उल्लासनगर में अच्छे सड़कों के लिए अभी भी वंचित रह रहे हैं। रिश्तो.com ऑर्गेनाइज करे रहिया आहिनि रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन powered by Sapna Lawns and Kishin Catering Service 365 days the grand get together जिते जोड़ा मिलाइण लाइ न सिर्फ पेरेंट्स पर कैंडिडेट्स जी अटेंडेंस पिण कंपलसरी आहे। अॼु जे अनोखे डिजिटल टेक्नोलॉजी जे तरीक़े सां जोड़न खे रूबरू करायो वेंदो, त जल्दी कयो ऐं हाणे ई कॉल करे पंहिंजी एंट्रीज बुक कराए छॾियो। powered by Sapna Lawns and Kishin Catering Service 365 days रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन। दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ। लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आइए लेते एक मुलाकात एडवोकेट मोनीश भाटिया जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल 5 के महासचिव भी हैं, और पूछते हैं उनसे कि भाई शहर के अंदर किस प्रकार का विकास होना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर काफ़ी सालों से विकास के मामले में पीछे है और वंचित हो चुका है। तो पूछते हैं कि आज मोनीश जी आप इस विषय को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप कानूनी भी जानकारी रखते हैं और पॉलिटिकल भी आप सक्रिय हैं। तो क्या लगता है आपको कि भाई ये जो उल्लासनगर शहर के अंदर जो ये डेवलपमेंट है, इस विषय में पूछते हैं कि इनका क्या कहना है? शुक्रिया जय किशन जी। मैं सबसे पहले तो फिर सुबह होगी न्यूज़ का शुक्रिया करना चाहूँगा। आपके माध्यम से उल्लासनगर में पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी चीज़ें बाहर आई हैं जिनसे शहर का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया उसका। और बात करते हैं डेवलपमेंट की, मुझे अफसोस होता है ये देखकर कि उल्लासनगर में एक शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। आप देखो 1, 2 और 3 जो कैंप है वहाँ पे डेवलपमेंट फिर भी काफ़ी हद तक देखा जा रहा है, लेकिन 4 और 5 नंबर आज भी काफ़ी ज़्यादा वंचित रह रहा है हर चीज़ में। यही नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट में नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी जब आप देखोगे तो उनका पूरा फोकस 1, 2 और 3 नंबर में है। ऐसा लग रहा है कि उल्लासनगर एक शहर है लेकिन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अब शायद इसका रीज़न ये भी होगा कि 3 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन महानगर पालिका तो एक है, हमारे नेता तो एक हैं। हम किसी भी तरह अपने नेताओं से ही उम्मीद करेंगे कि हमारे पूरे शहर की एक तरीके से डेवलपमेंट हो। आज आप देख लो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में सिग्नल्स लग चुके हैं, पूरे 4 नंबर और 5 नंबर में आप एक सिग्नल दिखाइए मुझे। नहीं है। जो डेवलपमेंट्स आप 1, 2, 3 नंबर में देख रहे हो, वैसी डेवलपमेंट्स 4 और 5 नंबर में नहीं हो रही। किसी भी नेता का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पूरा ध्यान सिर्फ पहले 3 कैंप्स पे ही है। 4 और 5 नंबर के साथ सौतेला व्यवहार आखिर क्यों? ये सवाल मैं हर एक नेता से पूछना चाहूँगा जो उल्लासनगर के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो उल्लासनगर 4 और 5 को अनदेखा क्यों किया जा रहा है, क्या आप ये बता सकेंगे? देखिए, जो फंड्स जो पास होते हैं ना, महानगर पालिका के जो टेंडर्स आते हैं, उसके टेंडर्स के अंदर जो फंड्स ज़्यादा पास होते हैं वो भी 1, 2, 3 के में ज़्यादा पास होते हैं, और 4 और 5 को जैसा बोलते हैं कि वंचित रखा जाता है। ये वहाँ पर भी है। आप देखिए सड़कें 1, 2, 3 की और 4 और 5 की, तो काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आएगा। ऐसे क्यों, क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? वही कारण ढूंढने की कोशिश हम भी कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। आप देखेंगे 4 नंबर में एक रास्ता है मानेरा गाँव वाला जी। आज पिछले 10 सालों से वो रास्ते की हालत उसी तरह से लगी पड़ी है। जब उल्लासनगर महानगर पालिका वाले को बोलना जाता है कि ये आप करो, तो पिंग पॉल बॉल की तरह सिटीजन्स को थ्रो किया जाता है। कोई कहता है कि ये कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, कोई कहता है उल्लासनगर में आता है। आखिर एक कॉमन इंसान जाए कहाँ पर, किससे जाके वो न्याय की उम्मीद करेगा? सही आपकी बात। तो और क्या लगता है कि किस प्रकार की डेवलपमेंट होनी चाहिए शहर के अंदर? आप देखिए, आप उल्लासनगर बाहर आप जाएंगे, जब कल्याण हुआ, अंबरनाथ हुआ, वहाँ पे सड़कें भी अच्छी है, वहाँ पे लाइट की सुविधाएं हैं, वहाँ पे इवन आप अंबरनाथ चले जाओगे तो वहाँ पे भी 24 घंटा पानी है। हमारे उल्लासनगर में क्यों नहीं है? देखिए ये बात एक आप नोट कीजिए, जैसे कि कहा आपने कि अंबरनाथ में 24 घंटा पानी है,
उसके अलावा अंबरनाथ देखते ही देखते एक ऐसा शहर बन गया जिसको अपना रिंग रोड मिल चुका है। बिल्कुल। आज अंबरनाथ को कनेक्ट करने के लिए हर वे से हाईवे है, और वहीं पर हम उल्लासनगर में अच्छे सड़कों के लिए अभी भी वंचित रह रहे हैं। उल्लासनगर एक टाइम पे बिजनेस हब रह चुका है, बिल्कुल। उसके बाद भी सारे डेवलपमेंट से हम लोग वंचित हैं अभी भी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए, आप यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल्स का सिस्टम देख सकते हो। इतनी कम स्पेस में हम लोग की जितनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे डेवलपमेंट का स्कोप और ज़्यादा करके इनको हमारे ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को एक्यूमुलेट करना है यहाँ पर। स्काई टावर्स, लंबी बिल्डिंग्स, ये सब हमारे यहाँ पे नीड है, लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आप उल्लासनगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक भी आप मेरे को दिखाओ स्पोर्ट्स ग्राउंड जो बिना कमर्शलाइज करिए बच्चों के लिए फ्री रखा हुआ है। नहीं, अगर होती तो क्या हड़प हो जाती है। इसीलिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उल्लासनगर को डेवलपमेंट के लिए। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से ही होगा। फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो हमारे यहाँ से स्पोर्ट्समैन निकलेंगे नहीं। और जैसे कि मैं कह रहा था कि 4 और 5 नंबर के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है, इसका एक उदाहरण ये भी है कि 4 और 5 नंबर में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास नहीं है। 5 नंबर के वेजिटेबल मार्केट के पीछे एक क्लिनिक है, म्यूनसिपल क्लिनिक, लेकिन आज उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। वहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे इन द केस ऑफ इमरजेंसी किसी की सहायता की जा सके। तो एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि 4 और 5 नंबर को मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यूएमसी प्रोवाइड करा जाए। अब देखिए, एक अच्छा मुद्दा मेरे माइंड में आया। आप एडवोकेट हो, आपसे रिलेटेड ये चीज़ है। क्राइम, उल्लासनगर का क्राइम इतने स्तर तक बढ़ चुका है, मानो लोगों को रात को निकलने में भी डर लगता है। और मतलब क्राइम इतना बढ़ चुका है, यानी जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी मतलब भटक चुकी है इन सब चीज़ों में। आपका क्राइम को लेके आपका क्या कहना है? देखिए, क्राइम जब बढ़ता है ना, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन लोगों की सहनशीलता से होता है। आज आप देखो कि लोगों में सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो रहे हैं, लोग छोटी छोटी बात पे ग्रीडी हो रहे हैं, लालच उनके मन में आ चुकी है। ये जो भी क्राइम्स का स्तर बढ़ता या घटता है, वो कभी भी सरकारों के हिसाब से नहीं, लोगों की सहनशीलता के हिसाब से होता है। आज आप देखो, जब लोग सहनशीलता नहीं रहेंगे तो क्राइम बढ़ना ही है। आप कितने भी स्ट्रॉन्ग लॉज ले आओ, लेकिन अगर लोग सहनशील नहीं है तो वो लॉज तोड़ कर भी, लॉ की परवाह नहीं करके भी क्राइम करेंगे। और वही देखा जा रहा है आजकल उल्लासनगर में। मैं कहना चाहूँगा कि उल्लासनगर की पुलिस आज भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और वो एक्शन क्विक ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों के डर से लोगों के मन से कानून का डर निकल चुका है। सहनशीलता नहीं होने की वजह से, गुस्सा ज़्यादा होने की वजह से कानून की परवाह नहीं की जा रही है यहाँ पर अभी। यानी पुलिस तो एक्शन ले रही है, कुछ क्राइम होता है तो पुलिस तो उन पे मतलब एक्शन लेके उनको गिरफ्तार भी करती है, लेकिन फिर वही मतलब कुछ ऐसे कुछ हो जाता है, छोड़ जाते हैं, उसके बाद वापस उस क्राइम की दुनिया में वापस आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या लगता है कि ये इस युवा पीढ़ी को आखिर रोका कैसे जाए क्राइम से? देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से एक चीज़ आ रही है, लोग युवा पीढ़ी में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बात आपकी कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मॉडर्नाइजेशन से है। आज मीडिया पे जो लोग देख रहे हैं, बच्चे जो देख रहे हैं, वो उनके दिमाग में वैसे जा रहा है, वो युवा पीढ़ी उसको अडॉप्ट कर रही है, और वही युवा पीढ़ी अडॉप्ट करके क्रोधित होकर ये सब क्राइम्स कर रही है। मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे घर के बच्चे अनजाने में, ना जाने में, सिर्फ गुस्से के चलते क्राइम कर बैठते हैं। वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, लेकिन ये गुस्सा जो उनके मन में भरा जा रहा है ना, ये उसका इफ़ेक्ट हो रहा है आजकल। देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, पहले एक हिंदुस्तान हुआ करता था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ पार्टीशन के टाइम पर, जब भी हम सभी सिंधी समाज उल्लासनगर शहर के अंदर आके बस गए, उसके अंदर यहाँ पर ये हमारा उल्लासनगर 1 से लेकर 5 तक एक मिलिट्री कैंप हुआ करता था। उस मिलिट्री कैंप्स के अंदर आप देखेंगे तो कम से कम नहीं करके एक अच्छी मात्रा में, मतलब इसमें मेरे को जो जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 100 से 125 यहाँ पर शौचालय हुआ करते थे लोगों की सुविधाओं के लिए। आज देखिए वो सब गुम हो चुके हैं। वहाँ पर कुछ दुकानें, कुछ मकानें, कहीं बंगले, कहीं पता नहीं क्या क्या, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उल्लासनगर के अंदर भू माफिया लोग काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, इन पे कैसी कानूनी रोक लगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे आपने कहा हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका था,
मैं यहाँ पर एक चीज़ क्षमा चाहूँगा और मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि हम एक समय अखंड भारत का हिस्सा थे। सही है आपकी बात। विभाजन के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। हाँ। तो हम जो सिंधी आए वो कभी पाकिस्तान से नहीं आए, हम हमें अखंड तो भारत सब- का हिस्से थे। और हम अखंड भारत का हिस्सा होने के बाद हमने हिंदुस्तान को चुना है, हिंदुस्तान में रहना हमारा फैसला था, जिसकी वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी। तो ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि पाकिस्तान से हम आए हैं। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा भू माफिया, अब माफिया चाहे किसी भी तरीके का हो, सिस्टम के बिना पैदा नहीं होता। ये बात तो सही है। वाह। जब तक सिस्टम में कमियां हैं तब तक ऐसे माफिया आते रहेंगे। आप अगर किसी को ब्लेम करोगे तो उसके पीछे जब आप हिस्ट्री निकालने जाओगे तो 100 लोग आपको मिलेंगे। सही। आप किस किस को पकड़ोगे, और वो 100 लोग खुद को बचाने के लिए उस एक को कभी पकड़ा जाने नहीं देंगे। सही है। तो अगर इस चीज़ को क्लीन होना है तो पूरे सिस्टम को क्लीन होना पड़ेगा, सही। और वो पूरा सिस्टम क्लीन करना मुश्किल बहुत ज़्यादा है, नामुमकिन नहीं पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत अच्छा लगा आज मोनू जी से बात करते हुए। और मैं आपको बता दूं, उल्लासनगर के अंदर जितने भी शौचालय यानी टॉयलेट्स हड़पे गए हैं सबसे ज़्यादा टॉयलेट्स 4 और 5 नंबर में थे जो हड़पे जा चुके हैं। महानगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी भी आज हमें एक फ़ोन आया था कि चोपड़ा कोर्ट के बाजू में एक शौचालय था, उसको भी हड़प के वहाँ पर 2 दुकानें बनाई गई है, ऐसे हमें सूचना मिली है। तो अगर उन्होंने हमसे संपर्क किया तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वहाँ की समस्या क्या है। कुछ उनकी प्रॉपर जानकारी आने जैसे आएगी हम उस विषय को पक्का अपने चैनल पर लेके आएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft.